सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर एंट्रेंस वर्ल्ड फैमिली। तो एक बार फिर मैं अपना लेक्चर लेके आ चुका हूँ संजीवनी बैच का। और ये जो अब लेक्चर से 1-2 दिन में आएंगे एग्जाम से पहले, बहुत ही रश टाइम है, टाइम बहुत कम है। ये वो लेक्चर हैं जो कि बहुत जल्दी बाइंड अप हो जाएंगे, आधे घंटे में अप्रॉक्स बाइंड अप हो जाएंगे। बट हम उन चैप्टर्स को अब लेके आए हैं ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ आवर टाइम। वो चैप्टर्स लेके आए हैं जिनसे आपको एज इट इज क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होता है। जल्दी से आप वो चैप्टर्स रिवाइज कर लेंगे। लास्ट के 4-5 चैप्टर्स जो हो पार्ट 2 के, वो सारे के सारे 2 से 1-2 दिन में हम कवर करा देंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, दिख गया होगा आपको, चैप्टर नंबर 12 है ये। ठीक, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच what will be the distance of closest approach for an alpha particle of if its energy is double। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे। बात करते हैं, हमें पता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है। d इक्वल्स आर नॉट से भी करते हैं। आर नॉट इक्वल्स व्हाट इट इज k, उसके बाद हम लिखते हैं 2z² अपॉन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 एज इट इज, z डिपेंड कर रहा है z² अपॉन k। हम देख पा रहे हैं जो हमारा r0 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, 1/ काइनेटिक एनर्जी के। तो अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी डबल होती है तो r0 डैश जो हो जाएगा वो r0 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी इट मींस इट विल बी रिड्यूस्ड बाई 1/2 या हाफ इट विल बी रिड्यूस्ड। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा डिफाइन द टर्म्स इम्पैक्ट पैरामीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। फिर दूसरा पार्ट है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द इम्पैक्ट पैरामीटर फॉर स्कैटरिंग एंगल दिस एंड दिस। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में आपको 3-4 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहला टॉपिक है रदरफोर्ड मॉडल, उसके ऑब्जर्वेशंस विद फ्रॉम द ग्राफ, उसके कंक्लूजन, उसके ड्रॉबैक, फिर बोअर मॉडल, बोअर पोस्टुलेट, बोअर के ड्रॉबैक, उसके बाद स्पेक्ट्रम सीरीज। और उस 2 टर्मिनोलॉजी है चैप्टर में, जो 2 टर्म की डेफिनेशन आपको एज इट इज फॉर्मूले के साथ आनी चाहिए। वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड अनदर वन इज इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक, तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। देखिएगा, इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर को हम B से डिनोट करते हैं। जैसे जब बम्बार्डिंग होती है अल्फा पार्टिकल की और वो स्ट्रेट लाइन में आ रहा होता है, आपको पता है आगे गोल्ड फॉइल लगी होती है न्यूक्लियस की वजह से, जब जहाँ पे उसको न्यूक्लियस मिलता है हम मान लेते हैं, तो ऐसे करके ऐसे भागता है। तो वो डिस्टेंस वेलोसिटी वेक्टर का, ये मान लेते हैं वेलोसिटी वेक्टर है हमारे पास। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। व्हाट आई सेड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल line of the nucleus to the velocity vector of alpha particle is called impact parameter and it is given by B बराबर 1/4 pi epsilon naught z e² cot theta by 2 upon k। बस सिंपल, दिस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। दूसरा है हमारे पास दिस इज इम्पैक्ट पैरामीटर। दूसरा है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डेरिवेशन अभी हो सकता है, क्वेश्चन डेरिवेशन भी कभी कभी आता है करने को। तो पहले हम बात कर लेते हैं होता क्या है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखिए, जब अल्फा पार्टिकल बिस्मथ से निकल रहा होता है विद सम एनर्जी ऑफ 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, तो वो एक ऐसा पॉइंट आता है, भाई देखो मान लेते हैं ये गोल्ड फॉइल है, इसमें एक न्यूक्लियस होगा। ठीक, तो उस जब ये न्यूक्लियस की तरफ जा रहा होता है, बिकॉज इट इज हैविंग +2 ऑफ ई चार्ज एंड दिस न्यूक्लियस इज हैविंग +ZE ऑफ चार्ज, बोथ आर हैविंग प्लस, यानी सेम पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। इट मींस उसकी वजह से क्या होता है, ये सामने जाके फिर वापस होना चालू होता है, बिकॉज इट इज देयर विल बी अ फोर्स दैट इज कॉल्ड कोलोम्बियन रिपल्सिव फोर्स। तो उसकी वजह से रिपल्स होता है। रिपल्स होएगा तब जब जहां पर जाके इसकी काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह क्या हो जाए,
कन्वर्ट हो जाए यानी जीरो हो जाए, और वो किस में कन्वर्ट हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी में। यानी इट इज डिफाइंड द डिस्टेंस एट विच इट्स होल काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इट इज गिवन बाय आर नॉट। फॉर्मूला अभी मैं पिछले क्वेश्चन में ही आपको बता चुका हूं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस इंपैक्ट पैरामीटर फॉर स्कैटरिंग एंगल थीटा इक्वल्स 0 एंड 180 डिग्री। लेट्स सी, देखते हैं। देखो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, उसी फॉर्मूले से मैं करना है, कुछ भी टफ नहीं है, एज इट इज आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, b इक्वल्स के जेडी स्क्वायर कॉट ऑफ थीटा बाई 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंपैक्ट पैरामीटर फॉर स्कैटरिंग एंगल, यानी हमें इससे निकालना है। तो हम सारी वैल्यूज रख देते हैं, पहले b 0 पे निकाल लेते हैं। तो जैसे ही के जेडी स्क्वायर कॉट 0/2 मतलब वही 0 डिवाइड बाई, आपको पता है tan 0 इज 0, तो cot 0 इज 1/0 मतलब इन्फिनिटी। तो ये पूरी वैल्यूज आ जाएगी इन्फिनिटी। एग्जैक्टली इन द सेम वे जब आप रखेंगे b फॉर 180 डिग्री, देन वी विल गेट k z स्क्वायर cot ऑफ 180 डिवाइड बाई 2, इट विल बिकम 90 डिग्री अपॉन काइनेटिक एनर्जी। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा क्या, 0। ठीक, तो ये हमारे दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। कुछ क्वेश्चंस मैं फिर बोल रहा हूँ, इस चैप्टर से कुछ भी टफ नहीं आता है, एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं 11, 12, 13, 14, मोस्टली ग्राफ से रिलेटेड आते हैं। पिछली बार स्लोप निकालने वाला आया था, ऐसे करके क्वेश्चन दिया था, ऐसे करके क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ग्राफ वाले इन लास्ट 4 चैप्टर से। 14 चैप्टर से थोड़ा थ्योरेटिकल कंटेंट भी आता है, फुल वेव रेक्टिफायर आप वो भी मैं आपको बता दूंगा, आज से लेके कल तक आपको वीडियो उसका भी मिल जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द सेकेंड एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमें क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है फॉर द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली स्टेट फॉर द विद द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द सेकेंड एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट। वेरी सिंपल, देखिए क्या करेंगे। सिंपल करना क्या है, याद रखना हमेशा जो ग्राउंड स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट, इसके लिए n1 होता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n इक्वल्स टू, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n इक्वल्स 3, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट के लिए n इक्वल्स होता है हमारा 4। ठीक, तो अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है हमें निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो। आपको पता है लैम्डा इक्वल्स होता है h/p, यानी लैम्डा इक्वल्स लिख सकते हैं h/mv, यानी हम mv इक्वल्स लिख सकते हैं h/लैम्डा। ठीक, अगर हम दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कराएं, mvr इक्वल्स h इंटू r डिवाइड बाई लैम्डा। तो ये जो mvr है ये किसके बराबर होता है, l, और l अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट किसके बराबर होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो हमें जो मिला वो मिला hr डिवाइड बाई लैम्डा इक्वल्स nh/2π मिला। तो अब हमें निकालना है रिलेशन किसका, लैम्डा और n के बीच में। तो देखिए पहले तो हम h उड़ा देते हैं, उसके बाद हम लैम्डा लिखते हैं, उधर ले जाए लैम्डा, तो ये हो जाएगा हमारा 2πr डिवाइड बाई n। अब आपको पता है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, दिस इंप्लाइज, और लैम्डा r पे डिपेंड कर रहा है, दिस इंप्लाइज लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर डिवाइड बाई n। तो लैम्डा भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, n के प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अब जो भी आपसे पूछा जाए लैम्डा 3 डिवाइड बाई लैम्डा 2 बराबर n इक्वल्स, थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए n इक्वल्स 4,
सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n इक्वल्स 3, तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ 12.5 इलेक्ट्रॉन एनर्जी, फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी है। देखिए एनर्जी सॉल्यूशन करते हैं हम, सॉल्यूशन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड कितनी, देखिए पहले थी ग्राउंड स्टेट, कितनी एब्जॉर्ब की 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आई कितनी माइनस कर लेते हैं, ये आ जाएगा 13.6 से 12.5 1.1, तो ये आ जाएगी -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर, तो ये जो एनर्जी आ रही है ड्यू टू चेंज इन ट्रांजिशन ये इतनी आ रही है, तो -1 ये हो जाएगा -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर, तो यहाँ से एन स्क्वायर इक्वल्स बेटा हो जाएगा 13.6 माइनस का 1.1, ईवी कैंसिल आउट, माइनस विल ऑल्सो कैंसिल आउट, एन स्क्वायर बराबर समथिंग कुछ आएगा, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, चलिए मैं बता ही देता हूँ आपको, वेट, कैलकुलेटर 13.6 डिवाइड बाई 1.1 इट कम्स 12.36। ठीक, जब आप स्क्वायर रूट करेंगे अंडर रूट ऑफ 12.36 ये आएगा 3 पॉइंट समथिंग। हमेशा याद रखना, जब भी मान लो आपका आ गया 3.9 तो आप वहां 4 लगा के नहीं आएंगे, मैक्सिमम नंबर वो क्या लाइन बना देगा, तो आप अप्रॉक्स में जो वैल्यू लेंगे वो उससे कम वाली लेंगे, लेस वाली, तो यानी यहाँ पे कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगी, हमें 3 मिलेंगी। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है नैरो बीम ऑफ प्रोटॉन्स ईच हैविंग एनर्जी ऑफ 4.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी इज अप्रोचिंग शीट ऑफ लेड z इक्वल्स इतने, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ प्रोटॉन। बस पहला पार्ट भैया हमको पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv², तो mv² बराबर हो जाएगा भैया mv² बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, v² बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई m, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी मतलब 4.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, जो आएगा उसका क्या कर देंगे, v बराबर अंडर रूट कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपको निकालनी है, आगे आप निकाल सकेंगे, कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट जो लग रहा है वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, जल्दी करने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है वो कैसे करेंगे आप, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, होगा क्या देख लेते हैं भाई, होगा ये पार्ट 2, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास थी 4.1 MeV बराबर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1k Ze² डिवाइड बाई R0। ठीक, तो हमें R0 निकालना है, R0 बराबर k मतलब 9 इंटू 10⁹, Z is given 82, E² as it is upon 4.1 इंटू 10⁶ इंटू E, एक E से E कैंसिल हो जाएगा, अब जो बचेगा हमारा वो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिल जाएगी वो रेडियस, सॉरी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइंडिंग एनर्जी, यानी मास होता क्या, बाइंडिंग एनर्जी बराबर डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा m 931.1 मेगा इलेक्ट्रॉन
वोल्ट। करना क्या है, देखिए डेल्टा एम निकालने के लिए हम करेंगे 6 इंटू 0 N10 मास, फिर 6 इंटू मास ऑफ what it is 1H1 minus mass of 6C12। तो जब आप रखेंगे सारी वैल्यूज 6 इंटू हमारे पास और था 1.008665 U प्लस 6 इंटू 1.007825 माइनस 12 U। जब आप ये निकालेंगे तो ये आएगा आपका U में, फिर आप लिखेंगे काइनेटिक बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स दिस वैल्यू। देख लेते हैं कितनी आएगी। अब देखो टाइम लगेगा तो मैं कैलकुलेट करके डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। इट विल कम आउट एज लेट मी चेक 0.099894 U। ठीक, आपको ये बात पता चल गई। अब हमें क्या करना है, हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो आ गया डेल्टा एम, अब आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा 0.09894 इंटू 931.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ जाएगा आपके पास 92.16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन कह रहा है आपको निकालनी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बराबर आप Z से डिवाइड कर देंगे, 92.16 डिवाइड बाई A से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 92.16 डिवाइड बाई 12। जो आंसर आएगा वो आएगा 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। बहुत सिंपल सवाल, एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, E ऑफ n इक्वल्स -13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो पहला हमें निकालना है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, मतलब E1 -13.6 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद E ऑफ 3 बराबर -13.6 डिवाइड बाई सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए 2 का स्क्वायर इक्वल्स -13.6 डिवाइड बाई 4, यानी ये हो जाएगा माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको डेल्टा E निकालनी है। डेल्टा E बराबर E3 माइनस E1। E3 इज माइनस का 3.4 माइनस ऑफ -13.6, तो ये प्लस का 13.6 माइनस 3.4। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी चैप्टर है, आपको हड़बड़ाना नहीं है। ये नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब नहीं करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है a hydrogen atom initially in the ground level absorbs a photon which excite it to the n equals 4 level, determine lambda and nu। okay, absorbs a photon which excite to the n equals 4, तो E of n वही सेम 13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर। तो E of 1 ग्राउंड स्टेट में ही रहा होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल्स 4 लेवल, तो सीधे E4 लिख लो 13.6 4 का स्क्वायर। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, कैलकुलेट से ही कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा हमारे पास। इट विल कम आउट एज
हमारे पास आ जाएगा माइनस का 0.085 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें क्या करना है, डेल्टा ई निकालना है। तो डेल्टा ई बराबर होता है हमारे पास E4 माइनस E1। तो E4 इज माइनस ऑफ 085 माइनस ऑफ माइनस 13.6। इट विल कम आउट एज 13.6 माइनस 0.085। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 12.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है, निकालना तो भैया हमें एच वो लैम्डा और ये न्यू। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा ई बराबर एच ऑफ न्यू। तो ये डेल्टा ई किसके बराबर हो जाएगा, 12.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी यहाँ से हम न्यू अगर निकालेंगे तो 12.75 इंटू मेगा मतलब 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन एच इज 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो जब आप सॉल्व करेंगे ये आंसर आ जाएगा आपका न्यू आ रहा है, कैलकुलेट करके बता देता हूँ मैं। न्यू आपके पास आ रहा है 3.1 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। अब हम बात करते हैं वेवलेंथ निकालनी है हमें। वेवलेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है जो हमारे पास फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स सी बाई न्यू। तो न्यू इक्वल्स सी बाई लैम्डा। सी इज 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा इज 3.1 इंटू 10 की पावर न्यू इज ठीक। तो हमारे पास ये आ जाएगा अप्रॉक्स की वैल्यू आएगी 3.1 समथिंग, जो भी आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, वेवलेंथ हो जाएगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डन। तो हमारे पास E एट ग्राउंड n बराबर 1 दे रखी है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम इतने एनर्जी लेवल, देखिए हम ट्रांजिशन डायग्राम ही बना लेते हैं, बात ही खत्म होती है। पहले थी n बराबर 1, इस पे एनर्जी थी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर कह रहा है माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से इधर आया तो ये लैम्डा की वेवलेंथ की लाइट एमिट करी इसने, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा ई बराबर होता है एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। निकालना क्या है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ लैम्डा बराबर एच ऑफ सी डिवाइड बाई डेल्टा ई। एस सी की वैल्यू हम ले लेते हैं 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। तो जब हम ये वैल्यूज़ रखेंगे यहाँ और डेल्टा ई निकालने के लिए हमारे पास हो जाएगा डेल्टा ई बराबर माइनस 1.51 माइनस ऑफ माइनस 3.4, ये आ जाएगा माइनस 3.4 माइनस 1.51, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1.89। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.89। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 1240 डिवाइड बाई 1.89, 65 समथिंग या 659 समथिंग नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ आएगी। और आपको पता है ये किस सीरीज में लाई करती है, ये लाई करती है आपकी बामर स्पेक्ट्रम। कहाँ लाई करती है, बामर स्पेक्ट्रल सीरीज, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा अच्छे से। इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं पेपर में अगर इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स डिटेक्टेड विद, देखो सिंपल, ये हो गया स्कैटर्ड पार्टिकल्स, ये हो गया स्कैटरिंग एंगल, ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से। इधर ले लो 0, इधर 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6 ऐसे। और इधर ले लो 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये हो गया हमारा ग्राफ। कहता क्या है, एन ऑफ थीटा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन साइन ऑफ 4
थीटा। ठीक, फिलहाल ये तो हो गया हमारा ग्राफ। कंक्लूजन के लिए देखो याद रखना गीगर मार्जन भी वही है, सेम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसमें जो ऑब्जर्वेशन थे जब अल्फा पार्टिकल हमारे बॉम्बार्ड कर रहे थे तो उन्होंने ये बताया, जो ऑब्जर्वेशन थे वो ये थे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास अनडेविएटेड, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, वो सीधे सीधे गोल्ड फॉइल से निकल के आगे फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर टकरा जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने देखा अप्रॉक्स 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल जो बम्बार्ड हो रहे थे, अप्रॉक्स इतने अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे थे, 1 डिग्री से डेविएट हो रहे थे, 1 डिग्री से डेविएट हो रहे थे। फिर और ऑब्जर्वेशन दिया कि एक कितने 1 in 8000 अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय 90 डिग्री। फिर उन्होंने आगे बताया एक कितने में, एक मिलियन में, 1 in 1 मिलियन अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा था, सीधे जाके वापस उसी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहा था, मतलब उसी डायरेक्शन में वापस से आ जा रहा था। एक कंक्लूजन लिखने को आते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, वापस आ जा रहा था। तो फिर उन्होंने बताया कि भैया जो कंक्लूजन निकाला मॉडल से, भैया देखो जो एटम होता है वो एक हॉलो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर छोटी सी एक सेंट्रल कोर प्रेजेंट होती है जहां पर पूरा मास एटम का क्या रहता है, सेंट्रलाइज्ड रहता है। उसी न्यूक्लियस की वजह से ये जो अल्फा पार्टिकल था तब वापस आ रहा था, अदरवाइज एटम जो है एक हॉलो स्फेरिकल शेल होता है। ठीक, फिर उन्होंने बताया इसका जो साइज होता है वो अप्रॉक्स 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻⁻14 मीटर होता है। एक और कंक्लूजन निकाला कि भैया देखो जो अल्फा पार्टिकल वापस से उसी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर ले रहा था, वो इस वजह से कर ले रहा था बिकॉज अल्फा पार्टिकल इज हैविंग +2 ऑफ ईच चार्ज एंड दिस इज हैविंग एटॉमिक नंबर विद इट्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसके पास भी प्लस चार्ज, इसके पास भी प्लस चार्ज, तो दोनों के बीच में लगता है कोलम्बियन फोर्स ऑफ रिपल्सन, इसकी वजह से ये वापस आ जा रहा था। ठीक, फिर उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से लगभग 10⁻⁴ या 10⁻⁵ टाइम्स, 10⁻⁴ या 10⁻⁵ टाइम्स होता है न्यूक्लियर के साइज के। ठीक, ये कंक्लूजन्स थे। उसके बाद डेरिवेशन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का करने के लिए देखो मैं बता देता हूँ, बहुत ही शॉर्ट है, सिंपल। आप अगर डायग्राम बनाना चाहे तो डायग्राम भी बना सकते हैं, देखिए किस तरह, बहुत ही इजी है, इजीली बना सकते हैं आप। देखिए ये है अल्फा पार्टिकल, ये है ट्रेजेक्ट्री, उसके बाद बना दिया ये हमने न्यूक्लियस, तो ये कोई पॉइंट हो गया, ये हो गया हमारे पास R0, यहीं से वो वापस चला जाएगा। ठीक, तो ये अल्फा पार्टिकल जो जा रहा है, अल्फा पार्टिकल हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एट डिस्टेंस ऑफ, ऐसे लिखते हैं डेरिवेशन में, क्लोजेस्ट अप्रोच होता क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि 1/4πε0 k Ze² डिवाइड बाई R0। ठीक, तो अरे सॉरी के भी लिख दिया मैंने, सॉरी। अल्फा पार्टिकल के लिए अगर कर रहे हैं तो देखिए क्या आएगा, मैं वो भी बता देता हूँ आपको, वेट। यू हो गया हमारे पास, इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 मतलब चार्ज है, एक के पास Ze, एक के पास है 2E डिवाइड बाई R0। तो जब आप R0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 2Ze² डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी। और सिंप्लीफाई करके लिखें तो R0 इक्वल्स 1/4πε0 2Ze² डिवाइड बाई 1/2 mv का स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देख मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो दिस इज ऑल, जो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 10 क्वेश्चन तैयार करके जाना है, एज इट इज, आपको इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। जितने कॉन्सेप्ट पढ़ने थे, जितनी भी चीजें पढ़नी थी, बस एक चीज मैं बता दे रहा हूं, आप ये देख लीजिएगा स्पेक्ट्रम कैसे बनता है लाइमन बामन पास्टन ब्रैकेट फ्री फंड का, और रिलेशन सारे की एनर्जी कैसे प्रोपोर्शनल होती है, रेडियस कैसे बोर पोस्टुलेट में जो बताया गया, वेलोसिटी एन के कैसे प्रोपोर्शनल होती है, ये सारी चीजें देख लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बोहर के पोस्टुलेट, रदरफोर्ड के पोस्टुलेट, ड्रॉबैक दोनों, ये सारी चीजें
चीज़ें आपको आनी चाहिए, इसके अलावा इस चैप्टर से कुछ नहीं आता। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट मैं 2 बार दिखा चुका हूँ, इम्पैक्ट पैरामीटर 2 बार दिखा चुका हूँ, वो आता ही आता है पेपर में। तो आपको इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अभी आपको थोड़ी देर बाद वीडियो नंबर 2 मिल जाएगा, मतलब इस सीरीज में जो अभी मैं बता रहा हूँ वीडियो नंबर 2 मैं इसलिए बोला, वीडियो 2 इसलिए बोला मैंने क्योंकि आपको अब जो वीडियो मिलेगा वो इसके जस्ट बाद वाला चैप्टर, और ये वो चैप्टर है जो स्कोरिंग है और जल्दी कवर कर सकते हैं, इसलिए मैंने वीडियो 2 बोला। क्योंकि ये चैप्टर लास्ट के 3-4 चैप्टर जो हैं ये जल्दी कवर कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में। ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।